Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes, and today we are going to discuss anthropology, its nature and approaches. So let's start. So here we are going to discuss about the nature and approaches of anthropology. ठीक है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि anthropology is the study of man. It is the study of man. सिंपली हम कहते हैं स्टडी ऑफ मैन। थोड़ा और बढ़ाएंगे तो इट इज़ द स्टडी ऑफ मैन इन ऑल टाइम एंड स्पेस। ठीक, ये आप जानते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ मैन, स्टडी ऑफ मैन इन ऑल टाइम एंड स्पेस, स्टडी ऑफ मैन इन इन टोटलिटी। ठीक, कह सकते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ मैन, देन it is study of man in all time and space, then we can say that it is study of man in totality, then we can say it is holistic study of man, holistic study of man। ठीक है, हम कह सकते हैं कि it is the study of man and his works, स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क्स, जैसा कि हर्स्कोविट की बुक का नाम था स्टडी मैन एंड हिज वर्क्स। इन हिज बुक मैन एंड हिज वर्क्स ही डिफाइंड एंथ्रोपोलॉजी एज स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क्स। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी को हम डिफरेंट वे में डिफाइन कर सकते हैं। इट्स अ स्टडी ऑफ मैन इन ऑल टाइम एंड स्पेस, in it is the study of man in totality, it is the holistic study of man, it is the study of man and his works। कह सकते हैं it is a study of human history, human history। ठीक है, या it is a branch of natural history, या it is simply a study of history, study of human history, study of natural history। ठीक है, तो डिफरेंट वेज में डिफाइन किया गया, और क्लाइड लखौन ने अपनी बुक मिरर फॉर मैन में डिफाइन किया कि इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ठीक है, ह्यूमन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ठीक, तो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस भी कहा। ठीक है, क्लॉकहॉर्न ने 1949 इस बुक मिरर फॉर मैन में। तो इट इज लाइक अ मिरर, इट इज लाइक अ मिरर, एंथ्रोपोलॉजी इज लाइक अ मिरर। ठीक है, जिसमें ह्यूमन अपनी यूनिकनेस को देख सकता है, अपने बारे में टू नो अबाउट हिमसेल्फ, हिमसेल्फ और हरसेल्फ, अपने बारे में जान सकता है उस मिरर में देखकर। तो एक मिरर की तरह एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ मैन इन टोटलिटी या स्टडी ऑफ मैन इन ऑल टाइम स्पेस, कहने का मतलब है कि मीन्स कोई टाइम का बाउंडेशन बाउंड्री नहीं है, मीन्स एवरी टाइम फ्रॉम द पास्ट एंड प्रेजेंट अप टू द प्रेजेंट, या फ्यूचर को भी स्टडी करता है। मीन एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज नॉट ओनली द पास्ट बट ऑल्सो स्टडीज प्रेजेंट एंड प्रेडिक्ट्स अबाउट द फ्यूचर। मीन्स कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स दैट एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ human past, present, as well as it predicts about future। It studies humans pre-human origins और subhuman origins। ठीक है, तो पास्ट के बारे में भी स्टडी करता है, प्रेजेंट के बारे में भी स्टडी करता है, प्रेडिक्ट करता है अबाउट फ्यूचर। ये एट ऑल टाइम मीन्स पास्ट को स्टडी किया, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में तो ऑल टाइम कह सकते हैं। मीन्स प्री हिस्टोरिक टाइम को भी स्टडी किया, जब ह्यूमन प्री हिस्टोरिक पीरियड में एज सैवेज एंड बार्बर रहा करते थे, देन सिविलाइजेशन को भी स्टडी करता है। मीन्स एट ऑल टाइम एंड स्पेस एंड एट ऑल लेवल्स, एट ऑल लेवल्स ऑफ कल्चर, लेवल्स ऑफ कल्चर मीन्स जब वो सैवेज पीपुल रहा करते थे तब और सिविलाइजेशन तक के सारे लेवल्स में, कल्चर के सारे लेवल्स पर ह्यूमन को स्टडी किया गया है एंथ्रोपोलॉजी के द्वारा। तो एंथ्रोपोलॉजी जो एक साइंस है, इट्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैन।
तो सिर्फ स्टडी ऑफ मैन कहने से नहीं बात बनेगी, इट्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैन, ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैन, ठीक है। तो इट्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैन और दैट यूजेस द इंडक्टिव मेथड एंड माइक्रोकॉस्मिक मेथड, ठीक है। मींस इन द स्टडी ऑफ मैन वो कौन से मेथड्स यूज करते हैं, माइक्रोकॉस्मिक एंड इंडक्टिव मेथड, माइक्रोकॉस्मिक एंड इंडक्टिव मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो माइक्रोकॉस्मिक कहने का मतलब ये है कि स्मॉल सोसाइटीज को स्टडी करते हैं, प्री लिटरेट सोसाइटीज विच आर वेरी स्मॉल इन नंबर, जो स्मॉल पॉपुलेशन के साथ होती थी, वो ऐसी सोसाइटीज को स्टडी करके वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज के बारे में, जो लार्ज सोसाइटीज के बारे में डेटा मीन्स प्रेडिक्ट करते हैं, कि ये जो स्मॉल सोसाइटीज से पता लगता है कि लार्ज सोसाइटीज ऐसी होंगी, ठीक है। तो माइक्रोकॉस्मिक स्टडी कहते हैं इसको। इंडक्टिव मेथड वो मेथड होते हैं, मींस एंथ्रोपोलॉजी का जो स्टडी का मेथड है दैट इज इंडक्टिव मेथड, और इसमें क्या करते हैं कि ऑब्जर्वेशन के बेस पर डेटा कलेक्ट किया जाता है एंड बाय यूजिंग अदर टेक्निक्स लाइक इंटरव्यू क्वेश्चनर एंड मतलब ड्यूरिंग द फील्ड वर्क, इंटरव्यू क्वेश्चनर, फोकस ग्रुप डिस्कशन, शेड्यूल, इस तरह के मेथड्स अलॉन्ग विद द ऑब्जर्वेशन करके हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसके आधार पर कुछ जनरलाइजेशंस ड्रॉ करते हैं, कुछ थ्योरीज ड्रॉ करते हैं और उससे जो है किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी का जो मेथड है दैट इज माइक्रोकॉस्मिक एंड इंडक्टिव मेथड, इट्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैन, जो कि ह्यूमन के कुछ अनयूजुअल, ड्रामेटिक एंड पजलिंग एस्पेक्ट्स को स्टडी करता है, ठीक है। So that studies the human's dramatic, unusual, and puzzling aspects of man. So it studies not only the biological aspects but also the social and cultural aspects of man. ठीक है, तो इस तरह हम एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट वेज में। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग सिंस इट्स इमर्जेंस ऑन अर्थ, ठीक है। मतलब जब से ह्यूमन का इमरजेंस हुआ अर्थ में, तब से हम ह्यूमन के बारे में सारा कुछ जो भी स्टडी कर रहे हैं प्री हिस्टोरिक टाइम से अप टू प्रेजेंट, वो सारा कुछ हम एंथ्रोपोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। इसकी कोई टाइम की बाउंडेशंस नहीं है और एवरी स्पेस मींस ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी कम्युनिटी को ऐसा नहीं है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट मींस कोई बाउंड्रीज नहीं है, देयर इज नो बाउंड्रीज, स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज नहीं है, देयर इज नो लिमिटेशंस टू स्टडी एनी सोसाइटी, ठीक है। ये प्री लिटरेट सोसाइटीज को भी स्टडी करते हैं, लिटरेट सोसाइटीज को भी स्टडी करते हैं। ये every aspect of human being is studied in anthropology, means not only the means biological aspect of human being but also the social and cultural aspect of human being, ठीक है। तो टुगेदर हम एक साथ दोनों को मीन्स मैन एज ए बायोलॉजिकल इंडिविजुअल एज वेल एज द ह्यूमन बींग्स एज अ सोशल इंडिविजुअल, सोशल एनिमल के रूप में, सोशल इंडिविजुअल्स के रूप में, द मेंबर ऑफ ए सोसाइटी विच हैज ए कल्चर, इसके रूप में भी हम ह्यूमन को स्टडी करते हैं। तो ह्यूमन कैसे, एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज मैन मींस इट डिस्टिंग्विशेस द मैन और ह्यूमन बीइंग फ्रॉम अदर एनिमल्स, ठीक है। With the help of anthropology, we can know that how means human beings are unique and how human beings are different from other animals. ठीक है, other primates, other mammals से human beings कैसे different है, कैसे unique है, क्योंकि उनके पास culture है. Human beings have a culture, human beings have a society, and they have a communicative language, and due to these uniqueness of human beings are different from other animals. and ये सारा कुछ हमको कैसे पता चलता है, इस सारे चीज़ों को हम कैसे जान पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी की ये खासियत है और यही इसका ट्रू नेचर शो करता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज अमंग ऑल द ह्यूमन बीइंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर मीन्स ह्यूमन वेरिएशंस, मीन्स ह्यूमन ओरिजिन, इवोल्यूशन, variation, growth, genetics. These are, factors are studied in physical aspect of anthropology, that is physical anthropology. Then what is the society, how human develops a culture along with the biological evolution.
तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के साथ साथ कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ और कल्चर के कौन से ट्रेड्स एंड कॉम्प्लेक्सेस हैं, कल्चरल पैटर्न्स कौन कौन से हैं, और फिर वो एक सोसाइटी का मेंबर रहते हुए कल्चर कैसे ह्यूमन एक्वायर करते हैं, ये सारा कुछ ह्यूमन बिहेवियर, ये सब कुछ हम सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन बीइंग पढ़ते हैं लिंग्विस्टिक्स में, एंड पास्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग पढ़ते हैं आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। तो ऑल दीज कंप्राइजेस 4 ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, फिजिकल, सोशल, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक्स एंड द आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी एक ब्रांच हो जाती है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी हो जाती है, लिंग्विस्टिक्स एंड आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो इन दिस वे we study each and every aspect of human being, and that is why anthropology is that mean इसको कहा जाता है it's a scientific study of man in totality, because here we study each and every aspect of man, not only the biological aspect but also the social and cultural aspect of human being. And how anthropology is different from other sciences means ये it has similarities with biological sciences, physical sciences है जिसको कि हम natural sciences कहते हैं, and also with the social sciences and arts. Why? Because they also study means biological sciences में भी हम human being को as a biological individuals पढ़ते हैं, and social and cultural sciences में हम different जो human के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जैसे इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, हम आर्ट को पढ़ते हैं, हम लिंग्विस्टिक्स को पढ़ते हैं, हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं। बट दीज स्टडीज, दीज ब्रांचेस ऑफ सोशल साइंसेस एंड दीज ब्रांचेस ऑफ नेचुरल साइंसेस, they study only a particular aspect of human being. But in anthropology, we study each and every aspect of human being in a single branch of anthropology. ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा साइंस है जहाँ पर हम सारे जो ह्यूमन के एस्पेक्ट्स हैं, एवरी बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, each and every aspects of human being, whether it's biological or social, cultural, each and every aspect we study the past as well as the present and predict about the future in field of anthropology. ठीक है, so that is why it is called as the science that studies the man in totality, or it is the science which is known as the holistic study of man. ठीक है, means it studies each and every aspect together in field of anthropology, that is it is called as holistic study of man. ठीक, it is a study of man and his works, means man and his all activities. ठीक है, उसका कल्चर, उसका सोसाइटी, उसका जो भी फंक्शनिंग है एज ए बायोलॉजिकल इंडिविजुअल एंड एज ए सोशल एंड कल्चरल इंडिविजुअल, वो सारा कुछ हम पढ़ते हैं, एंड दैट इज मैन एंड हिज वर्क, स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क. It's a study of human history. It is a study of human similarities and differences. ठीक है, and these all characteristics of anthropology depicts its true nature. ठीक है, तो true nature of anthropology हमको इन्हीं सब characteristics of anthropology से पता चलता है. Then we come to approaches. तो there are 4 major approaches of anthropology. फर्स्ट द होलिस्टिक अप्रोच, जैसे कि अभी हम लोगों ने बताया कि होलिस्टिक अप्रोच कहने का मतलब यहाँ पर है कि इन एंथ्रोपोलॉजी वी स्टडी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, ओके, तो बायोलॉजिकल एज वेल एज सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स हम यहाँ पर पढ़ते हैं, एंड इन सोशियो कल्चरल every aspect like economics we study, political science we study about educational behavior, we study about religion, we study about art. ठीक है, तो होलिस्टिक कहने का मतलब यही है कि बायोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चर, और उसमें भी सारी डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स अलग अलग हैं उन सबको हम पढ़ते हैं. फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम उनका ओरिजिन, इवोल्यूशन और हाउ द ह्यूमन बीइंग एज ए बायोलॉजिकल इंडिविजुअल, मीन्स उसमें जेनेटिक्स कैसे, मीन्स ट्रेड्स कैसे मीन्स शेयर होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मीन्स ट्रांसमिट होते हैं, ग्रोथ कैसे होती है, ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं. तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स एंड आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की मदद से हम इसका मीन्स ह्यूमन का बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एज वेल एज सोशियो कल्चरल इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं. मीन्स हाउ इन बायोलॉजिकल इंडिविजुअल बिकम अ सोशल मीन्स सोशली एंड कल्चरली इवॉल्व्ड इंडिविजुअल. ठीक है,
या हम कह सकते हैं कि हाउ अ मैन, biologically evolved man becomes a human with the help of culture and society। ठीक, तो ये सारा कुछ हम होलिस्टिक इसीलिए इसको अप्रोच करते हैं। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग स्टडीड दिस फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। देन बायोकल्चरल अप्रोच कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स तो हम पढ़ते ही हैं, बिकॉज ह्यूमन बीइंग जो मैन है वो एक एनिमल किंगडम का पार्ट है। ठीक है, और सबसे हाईएस्ट इवॉल्व्ड एनिमल है। ह्यूमन बीइंग इज द हाईएस्ट इवॉल्व्ड एनिमल। तो ये एक बायोलॉजिकल इंडिविजुअल है एज वेल एज कल्चरल। ठीक, तो कल्चरल इंडिविजुअल भी है, सोशल एनिमल भी कहा जाता है इसको, बिकॉज इट हैज ए कल्चर एंड सोसाइटी। तो विद द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन उनके बॉडी में जो डिफरेंट चेंजेस होते गए, आपने पढ़ा है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस के पहले भी जो प्राइमेट्स थे, एप लाइक प्राइमेट्स थे, उनके बाद फिर उसमें और भी इवोल्यूशन होता गया, फिजिकल डेवलपमेंट होते गए, ऑस्ट्रेलोपिथिकस बना, फिर होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, मतलब होमो हैबिलिस, देन होमो इरेक्टस बनता है, फिर आपका नियंडरथल मैन आते हैं, देन आपके होमोसेपियंस आते हैं। तो ये सारा कुछ क्या है, फिजिकल इवोल्यूशन होता गया, मींस बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता गया डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, धीरे धीरे बदलाव आते गए, और उसके साथ साथ ह्यूमन बीइंग में कल्चर भी डेवलप हुआ, तो कल्चरल इवोल्यूशन भी हुआ। तो वो जो मैन था, जो एक फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ एक मैन था, फंक्शनल, उसका कुछ एक स्ट्रक्चर था जिसमें डिफरेंट फंक्शंस होते थे उसकी बॉडी के द्वारा, उसने कैसे कल्चर को डेवलप किया, हाउ दैट मैन डेवलप्स इनटू अ ह्यूमन बीइंग, कल्चरली इवॉल्व ह्यूमन बीइंग में कैसे डेवलप हुआ। और यही सब हम पढ़ते हैं एक साथ, क्योंकि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स, एंड दैट इज व्हाई द सेकंड अप्रोच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज बायोकल्चरल अप्रोच। ठीक है, देन कम टू द कंपैरेटिव अप्रोच। कंपैरेटिव अप्रोच कहने का मतलब यहाँ है कि कंपैरिजन बिटवीन टू सोसाइटीज और टू कल्चर्स। सो अमंग द टू सोसाइटीज और टू कल्चर्स, व्हेन वी मतलब अप्लाई अ मेथड दैट इज I mean that makes a comparison among the two societies, that is comparative method। तो एंथ्रोपोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट जो अप्रोच कंपैरेटिव अप्रोच भी है, कि ये दो या दो से अधिक कम्युनिटीज को यहाँ पर स्टडी किया जाता है, और उनके बीच में कंपैरेटिव स्टडी की जाती है। या पहले के जो अर्ली इवोल्यूशनिस्ट थे, जो क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट कहे जाते हैं, जिसमें टाइलर मॉर्गन आते हैं, बैक ऑफ इन्वेस्टियन, तो उनका क्या अप्रोच था, उन्होंने पास्ट के साथ प्रेजेंट मीन्स कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज को कंपेयर किया था, और उसके आधार पर उन्होंने जो यूनिलीनियर सीक्वेंस जो इवोल्यूशन का बताया था कल्चर का, कि अर्ली पीपल सैवेज हुआ करते थे, देन दे बिकम बार्बर एंड दे बिकम फाइनली सिविलाइज्ड। ठीक है, तो ये कंपैरिजन उनका था, मीन्स पास्ट को प्रेजेंट के साथ कंपेयर करके। देन क्रॉस कल्चरल स्टडीज भी की गई, जिसमें कि डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी करके उनके बीच में कंपैरिजंस किए गए, जिसमें कि एनालिटिकल क्रॉस कल्चरल स्टडी भी होती है, और कोरिलेशनल क्रॉस कल्चरल स्टडी भी होती है। कंपैरिजन मींस दीज आर कंपैरेटिव स्टडीज। ठीक है, तो एनालिटिकल क्रॉस कल्चरल स्टडीज, जिसको डिस्क्रिप्टिव क्रॉस कल्चरल स्टडीज भी कहते हैं, उसमें हम नाम ले सकते हैं मार्गरेट मीड का, रूथ बेनेडिक्ट का, जिन्होंने डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी करके उनके बीच में कंपैरेटिव स्टडी की कि उनके कल्चर कैसे आपस में भिन्न हैं। ठीक है, जिसमें आरापेश, मुंडोगुमर और शाम्बुली, ये 3 कम्युनिटी थी, जिसमें कि मार्गरेट मीड ने स्टडी किया था सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज। देन पैटर्न्स ऑफ कल्चर, जिस रूथ बेनेडिक्ट की बुक थी, जिसमें कि उन्होंने कंपैरेटिव अप्रोच अप्लाई किया था। जूनी एंड पीमा करके दो, कोचिटी ऐसे करके 2-3 कम्युनिटीज थी, उनके बीच में तो अपोलोनियन एंड डायनोसियन 2 पैटर्न्स बताए थे। ठीक है, तो ये क्रॉस कल्चरल कुछ स्टडीज। इसी तरह कोरिलेशनल क्रॉस कल्चरल स्टडी की गई जेपी मर्डक के द्वारा, जिसमें उन्होंने 250 कम्युनिटीज की फैमिली पर स्टडी किया था। सोशल स्ट्रक्चर एक बुक आई थी उनकी 1949 में, तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कंपैरेटिव स्टडी। तो हम कह सकते हैं कि जो मीन्स टाइलर एंड मॉर्गन की क्रॉस मीन्स कल्चरल मतलब कंपैरेटिव स्टडी थी, और एक है ये क्रॉस कल्चरल कंपैरेटिव स्टडी, जिसमें कि एनालिटिकल है बाय बेनेडिक्ट एंड मार्गरेट मीड, एंड कोरिलेशनल है बाय मर्डक। ठीक है,
इसी तरह कंट्रोल्ड कंपैरिजन स्टडीज भी की गई, जिसमें कि रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोव्स्की एंड फ्रेडिगान का नाम आता है। जो कंट्रोल्ड कंपैरिजन मींस विद इन अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस दे स्टडी सम ट्रेट्स ऑफ कम्युनिटी एंड उनके बीच में उन्होंने कंपेयर किया। ठीक है, तो इस तरह कंपैरेटिव मेथड जो है एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच है, इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ स्टडी भी है इन एंथ्रोपोलॉजी। ओके, देन कम्स द फील्ड वर्क, एंड फील्ड वर्क कहा जाता है आत्मा है एंथ्रोपोलॉजी की। फील्ड वर्क द सोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, और बिना फील्ड वर्क के हम एंथ्रोपोलॉजी, रियल एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क नहीं कर सकते, ऐसा माना जाता है। और ये शुरुआत हुई सबसे पहले फ्रेंच बोआज के द्वारा, मींस रियल टाइम, मतलब पहली बार फील्ड वर्क, साइंटिफिक स्टडी फील्ड वर्क की करनी, मींस किसी कम्युनिटी की स्टडी शुरू करनी की फ्रेंच बोआज ने 1883 में। ठीक है, क्योंकि उसके पहले जो टाइलर मॉर्गन की, जिनकी हम लोग ने बात की, वो आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। वो ट्रैवलर्स, मिशनरीज या बिजनेसमैन के द्वारा जो कलेक्टेड डेटा थे उस पर डिपेंडेंट थे, और उसी के आधार पर उन्होंने कुछ थ्योरीज बनाई थी, जिसमें यूनियर कल्चरल रिवोल्यूशन की थ्योरी आती है, जिसमें कि उन्होंने एथनोसेंट्रिक जो है पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया कि जो उनकी कॉन्टेम्परेरी सोसाइटी है वो सिविलाइज्ड है, और जो अर्ली सोसाइटीज थी दे वर सैवेज एंड बार्बर। ठीक है, तो उन्होंने उसको इस तरह के से बताया था। लेकिन फील्ड वर्क का जो सही मायने में शुरुआत हुई वो फ्रेंच बुआज के द्वारा शुरू हुई, जिसमें कि उन्होंने बेफिन आइलैंड पर स्टडी किया ये अमेरिकन कुछ ट्राइब्स को, और एस्किमोज को स्टडी किया था। तो एस्किमोज को स्टडी किया था उन्होंने, और बाद में कुछ और भी स्टडीज की थी। तो फील्ड वर्क की स्टडी जो है बेफिन आइलैंड पर 1883 से 1884 के बीच में फ्रेंच बोआज के द्वारा सबसे पहले शुरू की गई। फर्स्ट सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ फील्ड वर्क was started by the French Boas, and that is why he is called as father of American anthropology. ठीक है, देन आते हैं, या फादर ऑफ एथनोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ एथनोग्राफी भी कहा जाता है। और इंडिया के केस में एस सी रॉय को कहा जाता है फादर ऑफ एथनोग्राफी एंड फादर ऑफ इंडियन एथनोलॉजी, क्योंकि उन्होंने मींस जो फॉरेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उसके बाद सबसे पहला जो एथनोग्राफिक वर्क किया था अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज, जो ये छोटा नागपुर रीजन की थी, तो उसमें उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी। और मतलब और दूसरे मतलब अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो फ्रेंच बोआज ने शुरुआत की थी 1883 में। सबसे पहला मीन्स हिस्ट्री में अगर माने फील्ड वर्क की, जिसको कि सोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, उसमें बेफिन लैंड पर फ्रेंच बोआज के द्वारा स्टडी शुरू की गई थी। ओके, एंड उसके बाद फिर मतलब एसी हैडन के द्वारा जो टॉरेस स्ट्रेट एक्सपीडिशन शुरू किया गया 1888-89 के बीच, और जिसमें कि WHR रिवर, सेलिगमैन और दूसरे अदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने भी उसको ज्वाइन किया था, उस एक्सपीडिशन को। और उसमें उन्होंने डिफरेंट मींस डिसिप्लिन से जुड़े हुए लोग उस पर एक साथ उन्होंने स्टडी की थी एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क की। देन आते हैं रेडक्लिफ ब्राउन, जो 1904 से 6 तक उन्होंने स्टडी की। देन मेलिनोव्स्की आते हैं, जिन्होंने 1914 से 18 तक स्टडी की। और मेलिनोव्स्की इसलिए अलग है क्योंकि मेलिनोव्स्की वो पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक फील्ड में रहकर स्टडी की, लंबे 4 साल तक, 14 से 18 तक, और नेटिव लैंग्वेज में की, नेटिव लैंग्वेज में की, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया, और सबसे ज़्यादा समय तक वो फील्ड में रहे। ये मेलिनोव्स्की की खासियत थी फील्ड वर्क की। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड जो है सबसे पहले फील्ड वर्क में उन्हीं के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, मेलिनोव्स्की के द्वारा। ठीक है, नेटिव लैंग्वेज का यूज भी सबसे पहले उन्होंने ही किया फील्ड वर्क में, और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक उन्होंने ही फील्ड वर्क किया, जिसमें कि वो 4 साल तक ट्रुबैंड आइलैंड पर रहे। और ट्रुबैंड आइलैंडर्स पर उनकी बुक थी, ठीक है, आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक। और रेडक्लिफ ब्राउन ने अंडमान आइलैंडर्स पर काम किया था, ओंगे ट्राइब पर। ठीक है, 1922 पर ही दोनों की बुक आई थी। देन तो इस तरह इन्होंने फील्ड वर्क किए। फिर जो है कल्चर एंड पर्सनालिटी अप्रोच में मार्गरेट मीड एंड जो ये है रूथ बेनेडिक्ट है, लिंटन है, इनके फिर वर्क्स आते हैं।
एंड देन रॉबर्ट रेडफील्ड के जो फोक अर्बन कम्युनिटीज़ पर फील्ड वर्क है वो आते हैं, जिसमें कि फोक कल्चर ऑफ यूकाटन उन्होंने लिखा था 1941 में, जिसमें फोक एंड अर्बन कम्युनिटीज़ को कंपेयर करते हुए उन्होंने एक स्टडी की थी। तो इस तरह हम मान सकते हैं कि फील्ड वर्क जो है वो एंथ्रोपोलॉजी की जान है, आत्मा है, और इसकी शुरुआत सबसे पहले फ्रेंच बोआज ने की और उसके बाद फिर फील्ड वर्क स्टडीज स्टार्ट हो गई। तो फील्ड वर्क जिसको कि हम एथनोग्राफिक वर्क भी कहते हैं, जिसमें कि हम जाते हैं फील्ड में, जिस कम्युनिटी पे हमको स्टडी करना है वो एरिया चुना जाता है, फिर वहाँ पर रुका जाता है, कुछ दिन रुक कर वहाँ पे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं, एंड अलोंग विद अदर टेक्निक्स लाइक शेड्यूल, क्वेश्चनर, फोकस ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू एंड अदर मेथड्स। ठीक है, तो इस तरह यूज करके डिफरेंट डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, एंड देन उन डेटा के आधार पर किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो इस तरह एक इंडक्टिव मेथड जो है अप्लाई किया जाता है। ओके, तो और फील्ड वर्क में एमिक एंड एटिक अप्रोच भी होते हैं, जो कि मार्विन हैरिस ने दिया था कि एमिक अप्रोच वो होता है जिसमें कि हम नेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू को जानने के लिए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं, पर एटिक होता है कि आउटसाइडर्स भी होता है, एज ए रिसर्चर हम उस कम्युनिटी के बारे में क्या सोचते हैं विदाउट एनी पार्टिसिपेशन, दैट इज एटिक अप्रोच। ठीक है, तो इस तरह तमाम अप्रोचेस के साथ एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी की जाती है। सिंक्रोनिक एंड डायक्रॉनिक अप्रोच भी आपने सुना होगा, जिसमें सिंक्रोनिक मीन्स प्रेजेंट में जो सोसाइटी है उसको वैसे ही स्टडी करना सिंक्रोनिक कहा जाता है। डायक्रॉनिक कहा जाता है कि उसके पास्ट में भी जाते हैं, मीन्स हिस्टोरिकल फैक्ट्स को भी खंगालते हैं एंड देन प्रेजेंट को स्टडी करते हैं, और दोनों का एक कंपैरेटिव अप्रोच, जैसा कि टाइलर मॉर्गन की स्टडी में भी आपको दिखेगा, तो वो एक डायक्रॉनिक अप्रोच है। ठीक है, और मेलिनोव्स्की एंड ये क्या कहते हैं रेडक्लिफ ब्राउन में सिंक्रोनिक एंड डायक्रॉनिक दोनों तरह के अप्रोचेस दिखते हैं। तो इस तरह जो है, हाँ, और मतलब रेमंड फर्थ ने भी स्टडी किया था फील्ड वर्क टैलेंसी कम्युनिटी में। देन एडमंड लीच ने स्टडी किया था पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा, जिसमें काचिन एंड शान कम्युनिटी पर स्टडी किया था। इवांस प्रिचार्ड ने स्टडी किया था 1928-30 में, जिसमें कि उन्होंने जो जांडे और ये नूअर पे स्टडी किया था। ठीक है, तो इस तरह हम डिफरेंट मतलब फील्ड वर्क जो मतलब हिस्ट्री अगर देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइम पर 1937 एंड 40 में इवांस प्रिकार्ड के दो फील्ड वर्क आए थे, नूअर एंड जांडे पर। ठीक है, रेमंड फर्थ के तो इवांस प्रिकार्ड के बाद के हैं, 1949 के हैं, और एडमंड लीच के 1954 का रिसर्च है, जिसमें कि उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा स्टडी किया था। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइम पीरियड में फील्ड वर्क लगातार किए गए, और अभी भी जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो प्रेजेंट कम्युनिटीज़ को स्टडी करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, कम्युनिटीज़ के बीच में जाकर रहते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी एट डिस्टेंस भी है, जिसमें कि उन कम्युनिटीज़ के बीच में जाकर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ना करके एक डिस्टेंस पर स्टडी की गई, जिसमें कि रूथ बेनेडिक्ट का नाम आता है, और उन्होंने जो है नेशनल कैरेक्टर स्टडी या जो स्टडी की थी जापानीज पीपल की, जिसमें क्रिसैंथेमम एंड स्वॉर्ड जो है बुक आई थी, जिसमें कि प्रिजनर्स को स्टडी करके उन्होंने जो है ये वहाँ का नेशनल कैरेक्टर को स्टडी किया था रूथ बेनेडिक्ट ने अपनी बुक मतलब क्रिसैंथेमम एंड स्वॉर्ड में। ठीक है, तो इसको एंथ्रोपोलॉजी एट डिस्टेंस कहते हैं, मीन्स फील्ड वर्क एट डिस्टेंस, मीन्स मतलब फील्ड में जाकर फील्ड वर्क ना किया गया और दूर से ही स्टडी की गई। तो इस तरह की भी स्टडीज एंथ्रोपोलॉजी में की जाती हैं, और आजकल के समय में जब हम ईमेल के थ्रू क्वेश्चन सेंड कर देते हैं या मेल कर देते हैं, तो उसके थ्रू जो है हमको तमाम डेटा कलेक्ट हो जाते हैं, और उसके आधार पर भी हम कुछ फैक्ट्स जो कलेक्ट होते हैं उसके आधार पर भी हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं, कोई हाइपोथेसिस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं, कोई थ्योरी ड्रॉ कर सकते हैं, जनरलाइजेशंस बना सकते हैं। तो इस तरह हम फील्ड वर्क जो है कहा जाएगा कि एंथ्रोपोलॉजी का सोल है, आत्मा है, जान है, और उसके उसके ही बेसिस पर हम मतलब रियल या वैलिड डेटा कलेक्ट कर पाते हैं।
सकते हैं, रियल एंड वैलिड डेटा, ठीक है, ऑथेंटिक डेटा। So, in this way, these are the four basic approaches of anthropology: holistic, biocultural, comparative, and field work. So, this was all about this lecture. Meet you in next video. Thank you very much.